नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 36 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की चुनावी लड़ाई अब आंख में आंख पर आ चुकी है। आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। मोदी ने सीना तानकर और आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ता है, यह बात उन्होंने कही। पीठ के पीछे वार नहीं करता है मोदी, यह बात उन्होंने कही। आखिर पीएम मोदी ने किसको यह जवाब दिया? रिजर्वेशन के मुद्दे पर सामने आए एक फेक वीडियो ने चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। इसको लेकर न सिर्फ सियासी दल सावधान है, बल्कि दिल्ली पुलिस भी जांच में जुटी है। क्या है आरक्षण अलार्म, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही बात होगी स्मृति ईरानी की अमेठी ललकार की। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने तीसरी बार पर्चा भरा है और इसके ठीक बाद कांग्रेस से सवाल किया है कि आखिर उसका प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के उस सियासी जंतर की जिसने इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी को ही छूमंतर कर दिया। यहां बीजेपी के लिए चुनौती बेहद आसान हो गई है। वजह है कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन वापस ले लेना। कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा आखिरी दिन किया और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। गजब एमपी में अजब हो गया। इंदौर में चुनावी जंग से पहले ही कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई। अक्षय भाई, आपने नाम वापस लिया है क्या? हाँ, ले लिया। नाम वापस ले लिया आपने? कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने मैदान छोड़ दिया। अक्षय ने 24 अप्रैल को ही नॉमिनेशन किया था। अक्षय का सीधा मुकाबला बीजेपी के शंकर लालवानी से बताया जा रहा था, लेकिन अभी प्रचार का तूफान तेज होता और आर पार का माहौल बनता, इससे पहले ही सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय भाई, आपने नाम वापस लिया है क्या? हाँ, ले लिया। नाम वापस ले लिया आपने? देखिए, आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है और कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, इनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र जो लिया गया था उसके वापसी हेतु निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन किया हुआ है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। हद तो ये कि कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम कलेक्टर ऑफिस में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ नाम वापसी के लिए पहुंचे। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय के नामांकन वापस लेने की खबर आई, इसके कुछ देर बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें अक्षय उनके साथ नजर आ रहे थे। कार में अक्षय कांति के साथ बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी दिख रहे थे। उन्होंने बीजेपी में अक्षय के स्वागत का ऐलान किया। ये तस्वीर इन नेताओं के एक साथ बीजेपी के स्थानीय दफ्तर जाने की थी, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय बीजेपी में शामिल हो गए। इन तस्वीरों के साथ ही बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंदौर और सूरत दोनों देश के सबसे स्वच्छ शहर हैं। दोनों ने कचरा साफ किया है। दोनों जगह के लोग मोदी जी के परिवार के लाडले सदस्य हैं और दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से कमल खिल गया है। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयान आए। अपना फार्म वापस लिया है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म वापस लिया है वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे, भाजपा में आ रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहती है और ये मतदाताओं के साथ अन्याय है। ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है, इस व्यक्ति के कुछ धंधे पानी उस एरिया में चलते थे। इनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया है। अब ये किस प्रेशर में गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये भी सच है कि कांग्रेस की राजनीति करने के लिए आज बहुत कलेजा चाहिए और हिम्मत चाहिए। लेकिन ये भी विचारणीय बात है कि बीजेपी इस तरह का प्रेशर, बीजेपी इस तरह का कुकृत्य क्यों कर रही है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग होनी है और बीजेपी के लिए अब यहाँ का मुकाबला आसान हो चुका है। देखिए, खजुराहो के बाद इंदौर एमपी की वो दूसरी सीट है जहां इंडिया गठबंधन का अब कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी।
लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया था। खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको उन 3 सीटों के बारे में बता दें जहां इंडिया गठबंधन की बिना लड़े ही हार हो गई है। सबसे पहले गुजरात के सूरत की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया। कुंभानी का पर्चा प्रस्तावकों के जाली दस्तखत के आरोप में रद्द किया गया। मध्य प्रदेश में खजुराहो में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव का नॉमिनेशन भी रद्द हो गया। दरअसल उन्होंने फॉर्म बी पर साइन ही नहीं किया था, इसी वजह से उनका पर्चा रद्द हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश के ही इंदौर की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने अपना नॉमिनेशन के आखिरी दिन अपना नाम वापस लिया और इसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। चुनावी मौसम में आरक्षण के मुद्दे पर शोर बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता वोटरों के बीच आरक्षण खत्म करने की साजिश का अलार्म बजा रहे हैं, तो बीजेपी इसे गुमराह करने वाली कोशिश करार दे रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक फेक वीडियो ने माहौल को और गर्मा दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि मैदान छोड़ चुके लोग अब फर्जी वीडियो बना रहे हैं। वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बीच चुनाव आरक्षण वाला चैप्टर खुला तो कांग्रेस हमलावर हो गई। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। 24 के चुनावी सीन में आरक्षण की एंट्री तो तभी हो गई थी जब बीजेपी ने कर्नाटक में वंचितों का आरक्षण मुसलमानों को देने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को कटघरे में धकेल दिया था। इसकी काट निकालने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को रिजर्वेशन पर अमित शाह का एडिटेड वीडियो मिला तो राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने उसे दोनों हाथों से लपक लिया। वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी बड़ी साजिश है। इस पर जैसे ही विपक्षी सियासत गरमाई, बीजेपी ने वीडियो को फेक बताकर सबको सावधान कर दिया। बीजेपी के साथ ही गृह मंत्रालय ने वीडियो को एडिटेड बताकर मामला दर्ज कराया। अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे को मनचाहे पिच पर पहुंचा चुके हैं। बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो बीजेपी को बैकफुट पर धकेल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के बयान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख भी आरक्षण पर अपना रुख पूरी तरह साफ कर चुके हैं। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
आरक्षण के मुद्दे पर चर्चित बयानों की वजह से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी झटका झेल चुकी है। इसलिए इस बार रिजर्वेशन पर फेक वीडियो जब सामने आया तो पार्टी ने कानूनी विकल्प आजमाने में जरा भी देर नहीं की। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर वीडियो को सर्कुलेट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कल एफआईआर दर्ज की थी और आज बड़ा एक्शन भी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को नोटिस भेजा है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश नवीन, शिवाशंकर और अस्मा तस्लीम को भी नोटिस भेजा है। रेवंत रेड्डी को उनके मोबाइल और बाकी सभी नेताओं को उनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पेश होने को कहा गया है। इसमें लैपटॉप भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को पेश होने को कहा है। अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। अमेठी में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर रहा। वजह थी बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का नॉमिनेशन। स्मृति ने पर्चा भरने के ठीक बाद राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल जब सांसद थे तब यहां से लापता रहे। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि जो राहुल संविधान की बात करते हैं, उन्होंने अमेठी में संविधान का गला घोंट दिया था। मौका नामांकन का था और इसके जरिए अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने सड़कों पर किया शक्ति प्रदर्शन। पर्चा भरने से पहले यहां स्मृति ने रोड शो निकाला और इसके जरिए कांग्रेस को जमकर ललकारा। स्मृति ईरानी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन पर तीखा तंज किया। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। अमेठी में कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बात की चर्चा तेज है कि यहां से एक बार फिर राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर अमेठी के किले पर भगवा फहराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। कांग्रेस में बौखलाहट है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सारी परतें खुलने लगेंगी एक के बाद एक। तो राहुल गांधी जो संविधान की बातें करते हैं, ये बतला दें कि संविधान का गला उन्होंने यहाँ अमेठी में क्यों घोटा। स्मृति ईरानी के नामांकन के मौके पर खासतौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के दिग्गज संजीव बालियान भी मौजूद थे। स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। कॉन्फिडेंस खत्म है। मुझे लगता है कि इतना लेट करने के बाद चुनाव बचेगा कहाँ। ठीक है, आज के उसके बाद हम स्मृति जी चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही, आप खुद समझ सकते हैं। स्मृति ईरानी के नामांकन के साथ ही अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। रोड शो के दौरान कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार नजर आए। रोड शो में बुलडोजर खड़े किए गए और इन्हीं बुलडोजर से जो पुष्प वर्षा है वो किया जा रहा है। मोदी जी के विजन 2047 को पूरा करने के लिए 400 पार की ओर अमेठी भी बढ़ चुका है। निश्चित रूप से जीत का संदेश है। अब सबकी निगाहें अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान पर टिकी हैं। यहाँ 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 20 मई को वोटिंग हुई। देखिए, अमेठी के साथ ही आज लखनऊ में भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं का मेला लगा। मौका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन का था। राजनाथ सिंह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। ये सभी नेता बीजेपी दफ्तर से रथ पर सवार होकर
कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजनाथ सिंह लखनऊ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार उनकी जीत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? यहाँ से क्या रिकॉर्ड बनेगा, मतलब कहाँ पे जाएगा? अब इस रिकॉर्ड स्वयं चूंकि उन्होंने 2019 में बना दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम 2024 में करें। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, यहाँ लड़ाई में ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें बीजेपी जीत। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रचार की रफ्तार भी बढ़ रही है और नेताओं के बयान की धार भी तेज होती जा रही है। अब चुनावी लड़ाई आंख में आंख पर आ गई है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि मोदी जो भी करता है सामने से करता है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी सीना तानकर आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ता है, वो पीठ के पीछे वार नहीं करता है। इसे राहुल गांधी को जवाब माना जा रहा है, जो बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके वार करता है। जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। पीएम मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार कर रहे थे तो राहुल गांधी गुजरात और छत्तीसगढ़ में थे। राहुल के सीधे निशाने पर पीएम मोदी थे तो प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन पर हमलावर नजर आए। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। राहुल गांधी ने गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक एक जनसभा की तो पीएम मोदी ने कर्नाटक में 1 और महाराष्ट्र में 3 सभाएं की। बेंगलुरु से लेकर सोलापुर, सतारा और पुणे में पीएम मोदी ने जो कहा उसका सीधा संदेश राहुल जैसे उन विरोधियों के लिए था जो उनकी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच भ्रष्टाचार पर भी जमकर वार पलटवार हुआ। ये सारे घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे आ गए, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है भ्रष्टाचार बच नहीं पाएगा और भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, उसकी तैयारी करो। इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। तीसरे दौर के घमासान का बढ़ता तापमान ये बताने को काफी है कि हर दल की निगाह जनता के बीच इमोशनल कार्ड चलने पर है। बिहार के सारण में आज पूरा लालू परिवार एकजुट दिखा। बेटी रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन के लिए लालू यादव तपती दोपहरी में उनके साथ सारण पहुंचे। खराब सेहत के बावजूद लालू यहां बेटी के साथ आए, साई की तरह रहे। राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी यहां पर पहुंचे थे। सारण में रोहिणी की टक्कर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस मुकाबले पर पूरे देश की नजर टिकी है। रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके लागल लागल झुलनिया में धाका बोलोगे।
सारण सीट से रोहिणी आचार्य के नामांकन को लालू परिवार ने पावर शो में बदल दिया। मंच पर रोहिणी के साथ खुद लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी तो थे ही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से लेकर लेफ्ट तक के तमाम नेता मौजूद थे। रोहिणी के गुणगान पर बीजेपी पर हमले की कमान संभाली तेजस्वी यादव ने। लालू जी ने सारण के मतदाता जनता के राय से हमारी दूसरी नंबर की बहन टिकट देने का काम किया है। जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी आगे बढ़ करके हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। संविधान बदलना चाहता है। लालू यादव हाथों में संविधान लेकर आए। प्रचंड गर्मी के बीच ज्यादा नहीं बोले। बमुश्किल 5 मिनट के भाषण में देश और संविधान बचाने की शपथ दोहराई और लोगों से रोहिणी के पक्ष में वोट करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है। पिछड़े वर्गों को ये उनके हक को छीनना चाहता बीजेपी। लालू यादव इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुराने अंदाज में दिखने की कोशिश करते रहे और लोगों को इलाके से अपने पुराने रिश्ते की याद दिलाते रहे। ये सच है कि लालू सारण सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन यहाँ रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है, जो यहाँ लगातार तीसरी बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर पर उनकी पकड़ भी ठीक ठाक बताई जाती है, लिहाजा सारण सीट रोहिणी के लिए आसान नहीं रहने वाली। ये बात लालू का परिवार भी समझता है, इसीलिए वक्त और जरूरत के लिहाज से इमोशनल दांव भी चले जा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। हमारे परिवार में केवल हम ही दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी। हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। जवाब में राजीव प्रताप रूडी ने पूरे लालू परिवार को बाहरी बता दिया। वो नहीं रही पिछले 15-20 साल से, वो सिंगापुर रहती हैं, पता भी यहाँ का नहीं है। लोग पूछता है कि भाई पता क्या आपका, मतलब अंतरिक्ष में जाना, सिंगापुर जाना, लोग कहते हैं बराबर है। मतलब सारण सीट पर 20 मई को यानी चुनाव के 5वें फेज में वोटिंग है। उस दिन वोटर किसका समर्थन करता है और किसके खिलाफ रिएक्शन होता है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। आपने अभी सारण की तस्वीर देखी, जहां लालू प्रसाद यादव के हाथ में संविधान की कॉपी थी उनके हाथ में और वो भाषण दे रहे थे। दरअसल इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय रणनीति का यह हिस्सा है। आज सिर्फ लालू यादव ने ही संविधान हाथ में लेकर भाषण नहीं दिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी यही किया और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, आज ही की तस्वीरें हैं। लालू प्रसाद यादव संविधान की कॉपी हाथ में लिए हुए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। चुनाव के बीच इमोशनल कार्ड वैसे तो हर नेता चलता है, लेकिन इसे कहां, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर शायद ही कोई जानता है। ओवैसी आजकल हैदराबाद की गलियों में घूमकर यही दांव चल रहे हैं। 13 मई को 32 को देकर कामयाब करिए। वजीर आजम बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। ये कैसा हमारा वजीर आजम है जो 17 करोड़ आवाम से कह रहा है कि घुसपैठी है। वोट मांगने निकले तो सड़क पर सबका सम्मान और मंच पर हिंदू मुसलमान। अपनी चुनावी पतंग लेकर हर वोटर से घर घर जाकर मिल रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनका टारगेट हैदराबाद की सीट है, लेकिन निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। वजीर आजम जिसको अंग्रेजी में बोलते डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उर्दू में तर्जुमा करें तो कुत्ते की सीटी की सियासत कर रहे हैं। माने मकसद एक ही है कि लफ्ज मुसलमान के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाई बहनों में, दलितों में, ओबीसी में नफरत पैदा की जाए।